नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो दो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सीटेट एग्जाम देंगे उनके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, प्लस जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि इस बार आप लोगों को लिखना है। ठीक है, एमसीक्यू होना नहीं है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं। तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप लोग अपनी बुक ओपन करें, फिर उसको एक बार रीड कर लेंगे तो काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, वरना ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर नहीं होंगे बुक से डायरेक्ट। ठीक है, चाहे बुक पढ़ें चाहे इजी नोट पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, बट ये वीडियो देखने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर वाले बुक जरूर देख लें या इजी नोट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा इंग्लिश में हो जाएगा मोटिवेशन। ठीक, तो सबसे पहले कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के मोटेम। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, लैटिन भाषा के मोटेम से हुई है। ठीक है, मोटेम एक शब्द है, कहाँ से लिया गया है, मतलब मोटेम कहाँ, कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और जिसका अर्थ है टू मूव। ठीक, मूव करना, और अर्थात वे सभी कार्य जो व्यवहार की गति देते हैं अभिप्रेरणा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी मोटिवेशन की। क्या चीज क्या हो जाएगा? कार्य जो व्यवहार की गति देते हैं अभिप्रेरणा कहलाते हैं। और स्किनर अब ने बोला है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। ठीक है, किसने बोला है? स्किनर ने बोला है। क्या बोला है? अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, अधिगम लर्निंग का सर्वोत्तम क्या है? मार्ग है। ठीक है, अब कुछ सिद्धांत हैं और किसने दिए हैं वो देख लेते हैं। प्रमुख सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत है आवश्यकता का सिद्धांत। तो ये किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। फिर है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये दिया है मैकडूगल ने। और फिर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये दिया है फ्राइड ने। और प्रत्याशा सिद्धांत ये दिया है विक्टर ब्रूम ने। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात कि आपको जो छोटी छोटी बातें हैं वो याद रखनी पड़ेगी, वही आपको लिखना पड़ेगा, वही सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी थ्योरी तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे, थोड़ा बहुत पढ़ के भी लिख सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो आप लोगों को देखने ही पड़ेंगे। और ये मान के चलिए कि ये आपकी बुक का छना हुआ पार्ट है। ठीक है, जैसे चाय छानते हैं तो वो सब बच जाता है, जितना भी घुलने वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वही वाला पार्ट है और वो ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है अभिप्रेरणा के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार हैं वो बताया गया है। शारीरिक या जैविक, और दूसरा है अर्जित या सीखा हुआ। इंग्लिश में हो जाएगा फिजिकल और बायोजेनिन, और एक्वायर्ड और लर्न। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला देखेंगे, शारीरिक या जैविक। तो इसमें क्या होता है? ये यूनिवर्सल होते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक है और जन्म से ही मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा उदाहरण में, क्या है? भूख, प्यास, नींद, दर्द। तो ये क्या है? ये सारी चीज क्या है? यूनिवर्सल है, सबके साथ होता है। भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, नींद सबको आती है, दर्द सबके होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शारीरिक हो जाएगा, जैविक हो जाएगा, प्रथम पार्ट है ये। और ये कैसे होते हैं? यूनिवर्सल है, सभी के होते हैं। फिर है अर्जित या सीखा हुआ, जो भी हम लोग सीखेंगे तो ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं। अब कोई भी बच्चा होगा, हम होंगे, आप होंगे, तो मेरा अलग पार्ट लर्न का होगा, आपका अलग पार्ट होगा लर्निंग का। ठीक है, जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। ये क्या है? जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। आपको एजुकेटेड पर्सन भी मिलेंगे और अनएजुकेटेड पर्सन भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? अर्जित किया हुआ होता है, तो ये जन्म के बाद सीखना होता है ये। तो जैसे कि उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? आकांक्षा हो गई, घृणा हो गई, ईर्ष्या हो गई आदि। ठीक है, तो ये क्या है? अर्जित नहीं करा जाता है, सॉरी, जन्म के बाद ये सीखा जाता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल नहीं होता है। फिर इसके बाद है सकारात्मक। तो इस पे क्या बोला गया है? 14 संवेग व 14 मूल प्रवृत्तियां शामिल होती है। और नकारात्मक में क्या होता है? पुरस्कार, दंड, प्रतिष्ठा और आकांक्षा। ठीक है, तो ये छोटा सा है। फिर इसके बाद अभिप्रेरणा के जो सोपान हैं उनको बताया गया है। तो कितने? 3 सोपान हो जाएंगे। आवश्यकता, सेकंड में चालक है, और प्रोत्साहक या उद्दीपक। ठीक है, तो आवश्यकता से प्राय क्या हो जाएगा कि अभिप्रेरणा का प्रारंभ, यहाँ से अभिप्रेरणा के क्या होता है? प्रारंभ होता है। फिर है आवश्यकता से जन्म।
ठीक है, आवश्यकता से जन्म होता है। फिर आवश्यकता व चालक को संतुष्ट करना, तो ये उद्दीपक और प्रोत्साहन में क्या हो जाएगा, आवश्यकता व चालक को क्या है, संतुष्ट करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वे भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये दिया गया है अभिप्रेरकों के प्रकार, कौन कौन से अभिप्रेरक जो मोटिवेशन होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इस पे क्या दिया गया है, जन्मजात अभिप्रेरक, तो इस पे क्या हो जाएगा, भूख प्यास विश्राम निद्रा, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। प्राथमिक अभिप्रेरक भी यही हो जाएंगे, भूख प्यास और यौन क्रियाएं। फिर द्वितीयक जो है, द्वितीय अभिप्रेरक क्या हो जाएंगे, प्रतिष्ठा हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगा। सामाजिक अभिप्रेरणाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिष्ठा है, सुरक्षा है। मनोवैज्ञानिक क्या हो जाएंगी, रचनात्मकता है, पलायन है और जिज्ञासा है। जैविक में क्या होगा, क्रोध है, भय है, प्रेम है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जैविक हो जाएंगे। फिर है कृत्रिम अभिप्रेरणाएं क्या हो जाएंगी, अब कृत्रिम है तो क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो गया, प्रशंसा हो गया, दंड हो गया और सम्मान हो जाएगा। फिर है स्वाभाविक अभिप्रेरणाएं, बोलना, सुख प्राप्त करना, तो ये सारा क्या है, अभिप्रेरणा के प्रकार है। एक बार खाली आप नजर मान लीजिए बस। ठीक है, फिर इसके बाद है आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके काफ़ी, मतलब ये तो सबसे पहली बात कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे एग्जाम में पूछे गए पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सीटेट वाले तो ध्यान से देखें ही, प्लस फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी ध्यान दें। तो पहला इस पे पॉइंट दिया गया है, मनोवैज्ञानिक एडवर्स ने व्यक्तित्व की मांगों के आधार पर व्यक्तित्व मापन का एक उदाहरण टूल बनाया, जिससे क्या बोला गया, एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल, शॉर्ट में क्या हो जाएगा, APPS। ठीक है, कहते हैं। इसमें 15 व्यक्तित्व मांगों को शामिल किया गया। कितनी मांगों को शामिल करा गया, 15 व्यक्तित्व मांगों को शामिल करा गया था। ठीक है, फिर सेकंड इस पे पॉइंट दिया गया है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है, तो किसके लिए हो जाएगी, प्राथमिक शिक्षक के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है, तो किसके लिए हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक है। फिर है प्रशिक्षण संस्थाओं में उपयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण का। फिर है बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक को उपयोगी माना है, किसने माना है, वाइगोस्की ने माना है। फिर है शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद है भिन्नता वाले, क्योंकि काफी व्यक्ति अगर आ जाएंगे तो उस पर क्या है, आपको पहली बात, कोई भी जितने भी टीचर्स होते हैं एक के अलावा आपको दूसरा प्रोसेस भी आना चाहिए अगर है तो, बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत देर में याद, मतलब कि थोड़ा देर में याद होता है या देर में समझ में आता है, तो उनको समझाने के लिए आपको दूसरे टाइप्स के मतलब कि बताना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होता है और टीचर्स के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है कि बच्चे की देखरेख मतलब कि इन द क्लास में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीचर्स को। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया, छात्रों को निर्देशन से एवं परामर्श की आवश्यकता होनी चाहिए, छात्रों को रुचि एवं योग्यता अनुसार कैरियर निर्माण के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, शिक्षक को बालक के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती है शारीरिक बुद्धि एवं विकास के ज्ञान से। और फिर बाल देवो भव का नारा किसने दिया है, तो गिज्जू भाई ने दिया है ये नारा। फिर इसके बाद है एक, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दो विधि दी गई है, एक विधि है आगमन विधि, दूसरी है निगमन विधि। ठीक है, तो इसका डिफरेंस दिया गया है। सबसे पहले कि आगमन विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है ये, और ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। फिर है ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, उदाहरण से नियम की ओर होता है, और ये क्या है, नियम से उदाहरण की ओर होता है। विशिष्ट से समान की ओर चलता है ये आगमन विधि, और निगमन में क्या हो जाएगा, समान से विशिष्ट की ओर। फिर है फोर्थ पॉइंट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है आगमन विधि, और निगमन विधि में क्या हो जाएगा, सूक्ष्म से आगमन विधि में क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, और निगमन विधि में हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर साइड होगी मात्रा। फिर देखिए अब इस पे क्या गुण है और क्या दोष है, मतलब कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये बताया गया है। इस पे क्या क्या इस पे अंदर है। तो देखिए आगमन विधि में का गुण क्या है, ये स्थायी ज्ञान मिलता है इससे, और छोटी क्लास हेतु उपयुक्त है।
ठीक है। तो आगमन विधि ये डायरेक्ट आप लोग लिख भी सकते हैं इस पे कि गुण इसका क्या है आगमन विधि का, कि ये स्थायी ज्ञान मिलता है इससे और छोटी क्लास के लिए उपयुक्त है। निगमन में क्या हो जाएगा, स्मरण शक्ति का विकास होता है इस पे, और कम समय में अधिक ज्ञान हो जाएगा। किससे? निगमन विधि से। ठीक है, अब देख लेते हैं दोष। आगमन विधि का है परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो क्या है परिणाम जो होता है सत्य नहीं है। सभी स्तर के बालक हेतु नहीं है, सारे स्तर के बालक हेतु नहीं होता ये। गति जो है धीमी होती है इसकी। ठीक है, और निगमन में क्या हो जाएगा, मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता है इसमें, और यंत्रवत कार्य करने की आदत होती है इस पे, और रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ठीक है, तो निगमन में याद रखिएगा और आगमन में याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व में इदम, अहम और अत्यहम की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, लिखने को ये क्वेश्चन आ भी सकता है इसमें। तो इदम में क्या होता है, जन्मजात गुणों के से संबंधित होता है, जो जन्म से होता है उस पे इदम हो जाएगा। फिर अहम में क्या हो जाएगा, वास्तविक जगत से जुड़ता है। ठीक है, रियल वाली लाइफ से जुड़ जाएगा। और अतहंस में क्या हो जाएगा, सामाजिक मान्यता एवं संस्कारों से संबंधित है ये। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, इदम है जो जन्मजात से होता हो संबंधित है। अहम में क्या हो जाएगा, वास्तविक जगत से जुड़ा हुआ है। और अत्य हमसे क्या हो जाएगा, सामाजिक मान्यताओं व संस्कारों से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। 3 है, तो किसने दिया है ये, पहली बात तो फ्राइड ने दिया है, ध्यान दीजिएगा इसको। फिर इसके बाद है, इस प्रकार फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाओं को माना है। तो इन्होंने मन की कितनी अवस्थाओं को माना है, 3 अवस्थाओं को। तो पहला क्या दिया गया, अचेतन है, फिर अर्धचेतन है और चेतन है। जबकि प्रसिद्ध बुद्धिवादी विचारक लाइबनिज ने चेतन की 4 चित्त भूमियों को माना है। ठीक है, तो फ्राइड को याद रखिएगा आप। फिर देखिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे हमेशा क्वेश्चंस मतलब कि पूछा भी जाता है, बट घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे अब हम लोग। तो रॉस के अनुसार कितनी स्टेज दी गई है, 5 स्टेज हैं। कौन कौन सी हैं, पहला दिया गया है शैशवावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी, जो कि होती है जन्म से लेके 3 वर्ष तक की। फिर है आरंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड से लेके, अच्छा अर्ली चाइल्डहुड इंग्लिश में बोलेंगे, और 3 से लेके 6 तक की होती है। और फिर उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड, जो 3 से लेके 12 वर्ष तक की होगी ये। सॉरी 3 से नहीं होगा, ये 6 से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक की होगी। फिर इसके बाद है किशोरावस्था, एडोलसेंस में हो जाएगा 12 से 18, और प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड में क्या हो जाएगा 18+। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं फ्रॉइड, जो फ्रॉइड के अनुसार कितनी है, 5 अवस्थाएं हैं। मुखावस्था, ओरल स्टेज, जन्म से लेके 1 वर्ष। फिर है गुदावस्था, एनल स्टेज, 1 से लेके 2 वर्ष। फिर है शैशनावस्था, फैलिक स्टेज, 3 से लेके 6 वर्ष। फिर है सुप्तावस्था, लेटेंसी स्टेज, 7 से लेके 12 वर्ष। फिर है जन्मनेन्द्रिय अवस्था, जेंटल स्टेज, 12 से लेके 20 वर्ष तक की। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं प्याजे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, तो पियाजी के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली दी गई है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। फिर है पूर्व संक्रियात्मक स्टेज अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 2 से लेकर 7 वर्ष। फिर है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की। फिर नेक्स्ट दी गई है, लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो कि इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कौन से कहाँ तक की, 11 से लेके उससे अधिक है ये। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ देखिए थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है। और फिर फर्स्ट सेमेस्टर वाले हमने पहले ही बताया कि इजी नोट और बुक इसके बाद जरूर पढ़ लें, तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नोट्स आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे देखना चाहें आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, मैं एक बार पूरा दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं एक बार पूरा बता दूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको मिलेगी, बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ढूंढने में भी। ठीक है,
तो ये आप देखिए, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी सेकंड पार्ट हो जाएगा। ये भी फर्स्ट पार्ट है इसका अभी प्रेरणा का, मोटिवेशन का। तो सेकंड पार्ट में भी और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।